हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और आज बात करेंगे अबाउट चैप्टर 5। इससे पहले हम लोगों ने इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर 4 देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारे देश के साथ सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे सेट किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो देखा था, लास्ट क्लास हमने देखी थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि शिफ्टिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1980 के बाद जब जनता गवर्नमेंट आती है और फिर एक दौर आता है जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद इंडिया और यूएसए थोड़ा क्लोज आते हैं। उसका रीजन ये भी दिया जाता है जो एनसीईआरटी में साइट किया गया, हम लोगों ने डिटेल में देखा, जस्ट आई एम रिकॉलिंग यू कि उस समय यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है और इंडिया और यूएसएसआर का जो रिलेशन है वो थोड़ा फीका पड़ता है, क्योंकि यूएसएसआर क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इंडिया और अमेरिका थोड़ा क्लोज आना शुरू होते हैं। लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं दैट इज अबाउट चैप्टर 4, वो हम देखेंगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 5 इज अबाउट चैलेंजेस एंड टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अभी जो हम लोग पांचवें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात करना है वो बात करना है, आपको ये याद रखना है, पोस्ट नेहरू टाइम, ठीक है, पोस्ट नेहरू एरा। अब चूंकि नेहरू जी की मृत्यु हो गई है 1964 में मई के आसपास, हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनको कुछ, तो नेहरू जी जो है उनका जो है इंडियन पॉलिटिक्स से इसी तरह से पेजेस से वो हटते हैं। लेकिन जो है अब नेहरू जी के बाद आप देखो कई सारे चैलेंजेस, जो चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था और नेहरू जी के बाद एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू होती है कि नेहरू जी के बाद हु व्हाट। एनसीईआरटी कहती है कि आफ्टर नेहरू क्या होगा, कौन सा डिसीजन किसको आगे नेहरू का उत्तराधिकारी चुना जाए। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है इंडियन हिस्ट्री का, ये आप नेम याद रखना। इस नेम को भारतीय इतिहास मींस द पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में किंग मेकर कहा जाता है। 1960 के दशक में इस व्यक्ति को, इस राजनीतिक मर्मज्ञ को किंग मेकर के नाम से जानते हैं। ये नाम आप याद रखना, जिसका नाम है के कामराज, ठीक है, कामराज। के कामराज महोदय नेहरू के समय से ही ये आप कह लो कि 1964 से 67 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, 64 से 67, ठीक है। तो इनके हाथ में, और ये आगे चल के कांग्रेस में सिंडिकेट भी बनाएंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। बट आप ये रखो कि जो के कामराज होते हैं ये तमिलनाडु से आते हैं, इनको किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर मतलब जैसे हम लोग मिडावल हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो मिडावल हिस्ट्री में हमें पढ़ते थे हम लोग कि वो 40 लोगों का समूह होता है दिल्ली सल्तनत में, वो जिसको चाहता है सुल्तान बना देता है, जिसको चाहता है इन्फ्लुएंस कर देता है। तो इनकी रिस्पेक्ट होती थी, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने शास्त्री जी को जो है क्या किया, शास्त्री जी को नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाने में काफी हेल्प की। देखो मैं जो बोल रहा हूं इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, ठीक है ना, उससे कम तो मैं बोल नहीं रहा हूं। एक आध फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी तो मैं ज्यादा दे सकता हूं, और आइडियोलॉजिकल डायमेंशन तो हमें और आपको पढ़ाई करते समय अपनी आइडियोलॉजिकल डायमेंशन से प्ले नहीं करना है, उसको किसी के सामने रखना ही नहीं है। तो शास्त्री जी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 64 से लेकर के, आपको पता है 64 से लेकर के मतलब 64 से 66 तक 2 साल जो लगभग शास्त्री जी इंडियन उस दौर में 1960 के दशक में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब जो शास्त्री जी का टाइम पीरियड है वो चैलेंजेस से भरा है। आपको पता है कि वो चैलेंजेस कैसे हैं, वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपको पता है पोस्ट चाइना वार, ठीक है, चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया था और उससे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी वो हमारे सामने थी। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आ गया कि मानसून का फेल्योर हो गया, लगातार 2 सालों तक मानसून फेल हो गया, भुखमरी जैसी समस्या आने लगी, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा संख्या में किसान पेरिश होने लगी। ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर किसानों की कमर टूट गई। हमने इससे पहले जो चैप्टर 3 था उसमें देखा था कि किस प्रकार से इकोनॉमिक समस्याएं आई थी। इवन जो हम लोग पढ़ते हैं साइंस में कि हमें 2200 कैलोरी चाहिए होता है एक दिन में इंटैक्ट, कैलोरी इंटैक्ट, वो 1200 पर आ जाता है 1966-67 में। डेथ रेट बढ़ जाती है, तो ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो किसानों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज था।
दूसरा 1965 में फिर से क्या हो जाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। बेशक हमने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, यहां तक कि हमारी जो सेना थी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, लेकिन हमारी सेना लाहौर तक जाती है। इन सबके बेसाइड जो हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो तो ज्यादा हुआ ना। तो इस सबके बीच में जो शास्त्री जी हैं, अब शास्त्री जी कैसे व्यक्ति हैं? शास्त्री जी बहुत मोडेस्ट हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। शास्त्री जी इससे पहले कैबिनेट में भी काम कर चुके होते हैं, और एक रेलवे की ट्रेजेडी हो जाती है तो ये रिजाइन भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्टर भी रहते हैं और रिजाइन भी देते हैं। 1956 के आसपास एनसीईआरटी में साइड में जो कॉलम दिए होते हैं उसी में लिखा हुआ है, आपके पास होगी किताब, आप देखना। तो शास्त्री जी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, ताशकंद फाइल, वो आप देखें कभी टाइम मिली हो तो। इट्स डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री। और कई सारी वेब सीरीज और शास्त्री जी हमेशा मिस्ट्री में रहे हैं, लाइक सुभाष चंद्र बोस साहब। तो शास्त्री जी बहुत ही हाई स्टेचर के व्यक्ति थे, मॉडेस्ट थे, सिंप्लिसिटी के लिए जानते थे और नॉन कंट्रोवर्शियल नेता थे। इनके व्यक्ति इनकी जो है यूपी से आते हैं ये, इनके ऊपर कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं उठाता। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन। फिर भी ये 2 साल रहते हैं और पाकिस्तान के से जब वार होता है तो 1966 में जब महोदय ये ताशकंद जाते हैं, ताशकंद उस समय उज्बेकिस्तान मतलब उज्बेकिस्तान की आज भी कैपिटल है, उस समय यूएसएसआर में हुआ करता था। उज्बेकिस्तान उस समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और रशिया के इंटरवेंशन से और यूनाइटेड नेशंस के कुछ कदमों से जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान से होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जाते हैं, वहां पर बात होती है। और वहीं पर 10 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की भी जो है मिस्ट्री, या आप कह लो कई सारे डिबेट्स हैं, शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है। और शास्त्री जी जब पास होते हैं तो इंडिया के बाद के सामने एक और चैलेंज होता है। अभी शास्त्री जी के सामने आपको एक चीज याद रखना है कि शास्त्री जी 2 साल लगभग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इनके समय 2 इंपॉर्टेंट चैलेंज होते थे। हमने देखा कि एक चैलेंज था किसान को लेकर के, दूसरा था जवान को लेकर के। तो इसीलिए इनका एक फेमस स्लोगन भी है, जय जवान, ठीक है, जय जवान एंड जय किसान, ठीक है। तो उस समय किसानों की कमर टूट गई थी और उसको रिफॉर्म्स करने के लिए, किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए। एंड सेकंड थिंग अबाउट जवान, हमारे जवान बहुत ही वीरता से लड़ रहे थे। तो इन दोनों के अप्रेज में इनके गुणगान करने के लिए शास्त्री जी कॉइंड अ न्यू स्लोगन, दैट इज जय जवान एंड जय किसान। तो आपको ये याद रखना है, दैट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग चलते हैं कि शास्त्री जी की डेथ के बाद, शास्त्री जी के निधन के बाद एक बार फिर से पॉलिटिकल गैप की सिचुएशन या पॉलिटिकल वाइड की सिचुएशन देश में क्रिएट होना शुरू होती है। और इसको कोई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट राइवलरी भी कहते हैं कि एक प्रकार से फिर से राइवलरी शुरू हुई कि अभी शास्त्री जी के बाद बैक टू बैक 2 सालों में 3 सालों में 2 प्राइम मिनिस्टर का निधन हो गया है, ठीक है। अभी जो कौन आएगा, कौन लीड करेगा? जो दुनिया के लोग होते हैं, जो दुनिया भर के बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती हैं, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग कहते हैं कि इंडिया क्या है, अभी फेल्ड स्टेट की ओर चल जाएगा। इंडिया की डेमोक्रेसी अब सस्टेन नहीं कर पाएगी। जैसे हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या राजा रजवाड़ों का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिकल सक्सेशन होता है ना, एक राजा के बाद दूसरा राजा आता है, उसका सक्सेशन होता है। तो लोग कह रहे थे कि क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक सक्सेशन हो पाएगा या नहीं, ठीक है। क्या डेमोक्रेटिक सक्सेशन की बात सामने आ गई कि अब शास्त्री जी के बाद कौन सा आदमी प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे में 2 इंपॉर्टेंट चेहरे निकल कर आते हैं, वो है एक इंदिरा गांधी महोदया, इंदिरा गांधी, ठीक है, और दूसरा है मोरारजी देसाई साहब, ठीक है। अब मोरारजी देसाई साहब बॉम्बे से आते हैं, ये वहां के सीएम भी रहते हैं। बॉम्बे का मतलब उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों उसमें हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी जो है ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी 1958 में रह चुकी होती हैं, और इसके साथ साथ ये जो शास्त्री जी की गवर्नमेंट थी उसमें इनको कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया था। और एज अ यंग लीडर 1940 के दशक में थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में भी, यंग कांग्रेस लीडर की तरह। तो इन दोनों के बीच में जो है कई सारे इश्यूज होते हैं कि कौन बड़े चेहरे होते हैं। ये मोरारजी देसाई साहब भी काफी सीनियर लीडर होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इन्हीं दोनों में से किसी को पावर दी जानी चाहिए। अभी केवल 1 साल ही बचा होता है, 1 साल के लिए किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ऐसे में आप देखो तो फिर से डिबेट शुरू होती है
और फिर जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर होते हैं वो बैलेट बॉक्स से क्या करते हैं, बैलेट बॉक्स से चुनाव कर लेते हैं। बैलेट बॉक्स में जैसे हम लोग नहीं करते स्कूल कॉलेज में, या अब पहले भी इलेक्शन भी ऐसे हुआ करते थे बैलेट बॉक्स में कि कौन हमारा लीडर रहेगा। तो बैलेट बॉक्स में इंदिरा गांधी जी चुन करके आती हैं और मोरारजी देसाई महोदय को ज्यादा मार्जिन से नहीं फिर भी, लेकिन जो है ये हार जाते हैं। इंदिरा गांधी जो है अच्छी डिफीट इनको देने में सक्सेसफुल होती हैं। फिर इंदिरा गांधी क्या बन जाती हैं, हमारी पीएम बन जाती हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं लगभग 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। अच्छा, अब इसमें आप पूछोगे कि इंदिरा गांधी नई है एकदम, ठीक है, एकदम यंग है, यंग या कह लो कि पॉलिटिकली नॉविस है। बुक में जो शब्द लिखा गया है तो कई सारा जो यंग कांग्रेस जो ओल्ड वेटरन कांग्रेस लीडर होते हैं उनको मिस इंदिरा गांधी महोदया क्या लगती है कि ये तो नॉविस है, ये तो अनएक्सपीरियंस है। तो जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर होते हैं वो यहाँ पर इंदिरा गांधी को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यार इंदिरा गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गई तो कल हम इनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देंगे। वही किंग मेकर वाला, आप समझें कि किंग मेकर बनाया जाए, इंदिरा गांधी को पपेट की तरह यूज किया जाए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक सिंडिकेट बनना शुरू हो गया। सिंडिकेट मतलब एक फैक्शन, कांग्रेस में एक फैक्शन जो है इंटरनल फैक्शन बनना शुरू हो गया, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो अभी 1 साल के लिए इंदिरा गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उस समय देश में बहुत चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, देखते देखते 1967 आ जाता है। 1967 में 4th जनरल इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। कौन से? 4th जनरल इलेक्शन। 4th जनरल इलेक्शन जो होता है वो देश का एक पहला इलेक्शन होता है जिसमें नेहरू जी नहीं है। क्या है? नहीं है, नेहरू जी नहीं है। नेहरू के बिना ये इलेक्शन है। नेहरू कौन से व्यक्ति हैं? नेहरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास, जिनके नाम से लोग जो है एकदम खुशी से आके वोट देते थे। अभी उनका उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी है, नेहरू जी नहीं है। नेहरू जी बहुत हाई स्टेचर के नेता हुआ करते थे। उन्होंने देश के इंडिपेंडेंस के लिए कितनी बार वो जेल गए, उन्होंने कई सारे मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, तो दैट इज अनदर डिबेट। वैसे लीडर के बिना जो पहला जो है कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है विदाउट नेहरू जी। तो विदाउट नेहरू जी कांग्रेस के जो ये 4th इलेक्शन है इसमें कौन लीड करता है उनके उत्तराधिकारी के रूप में? वो है इंदिरा गांधी महोदया। कौन? इंदिरा गांधी महोदया जो है लीड करती है, इलेक्शंस लड़ती हैं। लेकिन अभी आप जानो ये जो 4th इलेक्शन होता है इसका वर्डिक्ट जो होता है, क्या होता है? जो इसका वर्डिक्ट होता है उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक तरह से अर्थक्वेक की तरह था। क्या था? अर्थक्वेक की तरह था। अर्थक्वेक की तरह था मतलब कि जो कांग्रेस हमेशा मेजॉरिटी में थी, जो कांग्रेस हमेशा अपने जो है स्टेचर को बचा कर रखी, वो कांग्रेस बुरी तरह से मार खाती है यहाँ पर। बेशक जो कांग्रेस है वो सेंटर में, कांग्रेस सेंटर में अपनी सरकार बना लेती है, गवर्नमेंट सेंटर में बन जाती है, लेकिन 7 स्टेट में, 7 स्टेट में ये मेजॉरिटी लॉस कर देती है अपनी। 7 स्टेट में क्या? 7 स्टेट में अपनी मेजॉरिटी लॉस कर देती है। और जो 2 स्टेट और रहते हैं जहां पर डिफेक्शन के कारण, डिफेक्शन पर अभी हम आप आएंगे आगे, पर अभी आप इतना ही जानो और जानते ही होंगे आप लोग कि डिफेक्शन में यही होता ना कि कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी में कूद के चले जाते हैं। तो उनके कारण 2 और स्टेट में क्या है, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। यानी 7+2 यानी 9 ऐसे प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रोविंस होते हैं, प्रोविंस नहीं मतलब स्टेट होते हैं। अभी एक चीज आपको याद रखना है, जो जनरल इलेक्शन हो रहा है ना, इसी के साथ साथ स्टेट के भी इलेक्शन हो रहे हैं। ये आपको याद रखना है, स्टेट के भी इलेक्शन हो रहे हैं साथ ही साथ में, और जनरल इलेक्शन भी हो रहा है। क्योंकि पहले देश के साथ में बहुत चैलेंजेस थे तो सारे इलेक्शन साथ में ही कराए जाते थे। लेकिन फिर में इमरजेंसी का इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ कि सरकारें चली, फिर ढह गई 1-2 साल, तो कई सारे इलेक्शन पीछे रहते गए। और अभी फिर से डिबेट चल रही है कि हमें सारे इलेक्शन साथ में ही कराने चाहिए। तो कांग्रेस क्या है, 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना पाई। वो कांग्रेस जो हमेशा सारे राज्यों में, लगभग केरला को छोड़ करके 1959 में हमने देखा था कि हमेशा से कांग्रेस फुल मेजोरिटी, सारा कांग्रेस का ही देश हुआ करता था पॉलिटिकल टर्म में हम बात करें तो टर्म्स में। लेकिन अभी 9 राज्यों में कांग्रेस की डिफीट होती है। कांग्रेस का वो जो वोट शेयर होता है, वोट शेयर की बात कर लें या सीट की बात कर लें, वो
चाहे वो 1952 का इलेक्शन हो या 1956 का इलेक्शन हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, ठीक है, या फिर जो 1961 के आसपास इलेक्शन हुए थे, उन सभी इलेक्शन से कांग्रेस की बुरी बदतर हार तो हुई नहीं, बट इनके जो वोट शेयर थे वो काफी कम हुए, इनके वोट शेयर भी कम हुए, प्लस साथ ही साथ क्या हुआ, सीट्स भी कम हुई। बेशक सेंटर में कौन सी पावर आई, कांग्रेस भी ही आई और इंदिरा गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और 1967 में क्या होता है, इंदिरा गांधी जी फिर से पावर में आती है। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि जो ये 1967 का इलेक्शन था, इसमें हमने दो चीजें अभी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। हमने रिजल्ट आपको बता दिया है, अभी हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी, आपको अभी हम पीछे फिर से ले चल रहे हैं, जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, ठीक है। उस समय देश में जो है मानसून का फेलियर तो हो ही रहा था, ठीक है, मिलिट्री का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा था, मिलिट्री का ढेर सारा एक्सपेंडिचर था, देश का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो काफी कम हो गया था, देश में भुखमरी जैसे हालात थे, ठीक है, कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, गरीबी, पॉवर्टी तो हमेशा से अपने देश में आज भी कितने सारे लोग गरीब हैं, तो पॉवर्टी, ये सारे चैलेंजेस थे। अब इन चैलेंजेस का फायदा उठा करके जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, क्या हैं, सोशलिस्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट पार्टीज, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों ने ढेर सारा जो है इलेक्शन के समय इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनाया था, और इसी प्रेशर का नतीजा था कि 9 स्टेट में कांग्रेस विफल रहती है पूरी तरह से। एक पार्टी है जो मद्रास में निकल कर आती है जिसका नाम है डीएमके। क्या नाम है? डीएमके। आप ये नाम याद रखना, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ठीक है, एनसीईआरटी में साइड में लिखा हुआ है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। ये पार्टी को बनाते हैं सीएन अन्नादुराई साहब। 1949 में इस पार्टी को बनाया गया था, ठीक है। इसी पार्टी के करुणानिधि साहब, आपको पता होगा, करुणानिधि महोदय डीएमके के बहुत बड़े चीफ तमिलनाडु से, उस समय महाराष्ट्र मद्रास हुआ करता था, बाद में तमिलनाडु बना। तो डीएमके पहली बार मेजोरिटी में आती है। डीएमके आप देखो 39 सीटों में से 25 सीट जीत करके आती है, कांग्रेस केवल 3 सीटें जीत करके आती है। मतलब पहला इंडिया का ऐसा स्टेट होता है मद्रास जो जहां पर कोई पार्टी फुल मेजोरिटी में आती है, 25 सीटें जीत कर आती, कांग्रेस केवल 3 सीटें जीतती है। अब आप पूछोगे ये ऐसा क्यों हुआ, तो इनके कोर में क्या था, ये एंटी हिंदी जो है कैंपेन चलाते थे, एंटी हिंदी कैंपेन। ये अपने रीजनल ऑटोनॉमी की बहुत सारी बातें करते थे ताकि हमें ऑटोनॉमी दो। तो जो वहां का स्टूडेंट्स था, जो साउथ इंडिया का स्टूडेंट था मद्रास का, उसको मोबिलाइजेशन करने में ये लोग काफी सक्सेस हुए थे। तो डीएमके पूरी फुल पावर में आई। आप ये डीएमके की पॉलिटिक्स हमेशा से याद रखना। बाद में करुणानिधि महोदय जो है इसके बहुत बड़े लीडर बनते हैं, और फिर तमिलनाडु की जो हिस्ट्री, जो साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है डीएमके। क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि डीएमके plays an important role in the politics of South Indian history, in the history of politics, ठीक है, in South India। आपको ये याद रखना है। तो ये किसकी बदौलत था, ये ऐसी पार्टीज थी, और तीसरा इसमें रख सकते हैं जो रीजनल पार्टीज थी, ठीक है, रीजनल पार्टीज, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और रीजनल पार्टीज ने इन सारी समस्याओं का फायदा उठाया और जो ये सरकार है उसके ऊपर प्रेशर बनाया, और उसी का नतीजा हुआ कि 9 स्टेट में कांग्रेस अपनी डिफीट करती है। तो एक बार फिर से सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और रीजनल एस्पिरेशंस लोगों में बढ़ती हैं, एजिटेशंस होते हैं सरकार के खिलाफ, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, धरना दिए जाते हैं, और कांग्रेस, ऐसा माना जाता है कि अगर आप दिल्ली से, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, अगर आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ के वेस्ट बंगाल जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस की सरकार हो। आप ये याद रखना, मतलब याद क्या रखना, इट इज गिवन इन द बुक कि दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक, उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस हार जाती है, मद्रास में, ठीक है, केरला में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश आई थिंक नहीं था, राजस्थान में सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत बुरी स्थिति रहती है। यूपी का मोन्यूमेंटल एग्जांपल है, पंजाब में, हरियाणा में, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये आप देखें 9 ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर कांग्रेस विफल होती है। लेकिन जो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे
चीजों के बैकड्रॉप में एक और टर्म निकल के आता है, एक फ्रंट निकल कर आता है, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट जिसको लीड करते हैं सोशलिस्ट। आप ये याद रखना, कुछ ऐसे लीडर होते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। एक बहुत बड़े लीडर होते हैं जिनका नाम होता है लोहिया साहब, ठीक है। लोहिया साहब के बारे में हमने डिटेल में देखा था जब हम लोग 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट देख रहे थे बिपिन चंद्रा सीरीज में। तो लोहिया साहब का भी उदय इसी समय होता है। ये लोहिया साहब वही हैं जो सीएसपी बनाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एक समय जुड़े रहते हैं और बाद में यही जो है सोशलिस्ट आइडियाज को यूज करके जो है इंदिरा गांधी के सरकार पर काफी प्रेशर बनाते हैं इलेक्शन कैंपेन के समय। और ये एक नया टर्म कॉइन करते हैं जिसे कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। मतलब ऐसी सारी पार्टीज को ये इकट्ठा करते हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी या प्रोग्राम से डिफर करते हैं। किससे? आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। नॉन कांग्रेसिज्म एक ऐसा फ्रंट है जिसमें वो सारी पार्टीज हैं जो कांग्रेस से आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं और उनके प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं। तो ये भी आप याद रखना। इसको कौन बनाता है? लोहिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि और कई सारे लोग हैं, लेकिन आपको लोहिया जी का नाम भी याद रहे तो बहुत इट्स अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि पॉलिटिक्स में कई सारे नेम होते हैं। तो हमने कई सारे नेम आज चेक किए, जैसे CN अन्नादुराई साहब किया, के कामराज साहब किंग मेकर, और जो लोहिया साहब हैं। आगे कई सारे और नेम आएंगे, जयप्रकाश नारायण, और कई सारे नेम आएंगे इसमें इंपॉर्टेंट। तो आपको ये नॉन कांग्रेसिज्म का फ्रंट भी इसी समय डेवलप हो जाता है। मतलब जो नॉन कांग्रेसिज्म होता है, क्या होता है? जो नॉन कांग्रेसिज्म होता है, ये फ्रंट डेवलप होता है कांग्रेस को काउंटर करने के लिए ही। लेकिन फिर इलेक्शन होता है, जैसे तैसे कांग्रेस सेंटर में आती है। सेंटर में कांग्रेस आती है, कहां पर आती है? सेंटर में कांग्रेस आती है और पीएम बनती है इंदिरा गांधी महोदया। उसके बाद क्या होता है? एक ऐसी पॉलिटिक्स भारत में जन्म लेती है जिसके लिए दो टर्म मैं यूज करने वाला हूं। उनको आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 1967 का जो इलेक्शन है ना, आप याद रखना, ये एक ऐसी पॉलिटिकल लिगेसी को अपने साथ लेकर के आता है जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एंड दोस टर्म इज, वन टर्म इज कॉल्ड कोएलिशन। क्या है? कोएलिशन। और सेकंड इज डिफेक्शन, ठीक है। उसके बाद भारत में, इस इलेक्शन के बाद भारत में जो पावर पॉलिटिक्स है, जो सत्ता लोभी पॉलिटिक्स है, वो शुरू हो जाती है। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आप याद रखना कि जो कोलिशन की पॉलिटिक्स है, जो आज भी देखने को मिलती है, कभी इनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ, सरकार बना लो, ठीक है। और जो है डिफेक्शन, कोई नेता है जिसको ये पार्टी अच्छी लगती है, उसमें कूद जाता है, फिर उसमें कूद जाता है। हम देखेंगे ना, एनसीईआरटी में लिखा है, आया राम गया राम वाली स्टोरी। तो जो कोलिशन की पॉलिटिक्स है और जो डिफेक्शन की पॉलिटिक्स है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये इलेक्शन जो 4th जनरल इलेक्शन था, उसी का दिया हुआ है कि जो डिफेक्शन एंड कोलिशन के जो पॉलिटिक्स भारत में आज भी हो रही है। हालांकि डिफेक्शन के लिए कई सारे कानून भी बने, 10th शेड्यूल भी आया और 1985 में, लेकिन फिर भी ये